Hello everyone. So let us come to the next topic, that is introducing sociology. As you already know, we are talking of sociology and society, and in this we have already completed inequality among societies. Now we are going to talk of sociology. So in the last video we have completed the last topic that we have learned, plurality and inequality among society. Now we are going to talk of sociology. So let us start. As the name suggests, you have already been acquainted with the sociological imagination and central concerns of sociology to study a society as an interconnected whole. So we have started our video like one suggestion that generally you face, that is study hard and you will do well in life. एक सजेशन आपको जनरली दिया जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छी जॉब मिलेगी और आपकी जो सोसाइटी में जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, जो सोशल स्टेटस होगा, दैट विल बी मोर देन अदर्स. तो अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी. दैट इज द जनरल सजेशन दैट यू गेट. लेकिन फिर हमने देखा कि उसके बाद फिर ये होता है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको अच्छी जॉब मिलेगी. देन आपकी फैमिली बैकग्राउंड ये है, इसलिए आपको ये जॉब आप करनी चाहिए. देन यू विल बी एबल टू इजिली कोप अप विद द डिफिकल्टी दैट यू विल फेस इन द फ्यूचर. तो हमारे जो आउटपुट है उसको लेके स्टार्ट होता है हार्डवर्क से. जब हम कहते हैं स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ, तो वहाँ पे जो टोटल आउटपुट था उस पर जो इफेक्ट है वो आपके हार्डवर्क का है. मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अगर आपने मेहनत अच्छे से नहीं किया तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी. तो जिस लेवल का आपका वर्क होगा, जिस लेवल की आपकी हार्ड वर्किंग होगी, उस लेवल का आपको इनकम का जॉब मिलेगा. लेकिन जैसे ही बोला जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट लेना है तब आपको जॉब मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है जॉब मार्केट में किस प्रकार के जॉब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो हमने देखा कि सजेशंस जो है वो हर एक सजेशंस में जो आउटपुट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं. कहीं इकोनॉमिक फैक्टर है, कहीं सब्जेक्ट है, कहीं जॉब मार्केट है. तो इस तरह से चीज़ें बदल रही हैं. तो उसमें हमने 2-3 चीज़ें देखी. तो आवर डिस्कशन ऑन द इंडिविजुअल चॉइस वाज दैट job market showed how the economic, political, familial, cultural, educational institutions are interconnected. कैसे आपकी जो आउटकम है उसको कैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें किस तरह से अफेक्ट करती हैं. तो हमने देखा कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. द फर्स्ट सजेशन दैट वी गॉट, द स्टडी हार्ड यू विल डू वेल इन लाइफ, उसमें जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी खुद की है. लेकिन फिर हमने देखा कि दूसरे सजेशन में ये कहा गया कि आप ये सब्जेक्ट लेंगे, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट, इफ़ यू चूज आर्ट, इफ़ यू चूज मैथ्स, यू विल गेट अ गुड जॉब. जब हम देखते हैं कि दूसरी बार हमें बताया जाता है कि आप ये सब्जेक्ट चूज करेंगे, मतलब आपको मेहनत तो करनी है, उसके साथ साथ अगर आपने वाइजली सब्जेक्ट को चूज नहीं किया तो यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब. इस तरह से हमें सजेशंस मिलते हैं. मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके आउटपुट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो हर एक सजेशन में बदल जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. चाहे वो आपका इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, आपके कल्चर है. तो यहाँ पे यही कहा गया कि दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. एंड हाउ द इंडिविजुअल इज बोथ कंस्ट्रेन्ड बाय इट एंड येट कैन चेंज इट टू एन एक्सटेंट. और हमने ये भी देखा कि किस तरह से इंडिविजुअल इन चीज़ों से बंधा हुआ है और उसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है. द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स विल एलेबरेट ऑन हाउ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज ऑन कल्चर. और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर हमको अफेक्ट करते हैं. इट विल आल्सो फोकस ऑन सम की टर्म्स एंड कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी दैट विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. और फिर हम कुछ की टर्म्स एंड कुछ कंसेप्ट को देखेंगे जो हमें सोसाइटी को समझने में एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हेल्प करेगा. फॉर सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज, इट्स सब्जेक्ट मैटर इज आवर ओन बिहेवियर एज सोशल बीइंग. तो सोशियोलॉजी में जनरली हम ह्यूमन के लाइफ को, ग्रुप्स को, है ना, सोसाइटी को स्टडी करते हैं. तो सोशियोलॉजी इज नॉट जस्ट अ फर्स्ट सब्जेक्ट टू डू सो. और ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी पहला सब्जेक्ट है जो सोसाइटी को लेके कंसर्न है, जो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है. ऐसा नहीं. पहले भी लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे. जैसे पहले के जो फिलोसफर्स थे जो नए नए आइडियाज़ देते थे, वैल्यूज़ देते थे,
टीचर्स हो गए, रिलीजियस प्रीचर्स हो गए, रिलीजियस, और जो पुराने सिविलाइजेशंस थे, जो पुरानी कहानियाँ थी, इन सब में हमें सोसाइटी को लेके एक कंसर्न देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी इज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, हाउ ह्यूमन्स आर फंक्शनिंग, है ना। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले भी थी। फिलोसफिकल तरीके से रिलीजियस टीचर्स के फॉर्म में लोगों ने सोसाइटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया, उसको बताया। So this human trait to think about our lives and about society is by no means confined to philosophers and social thinkers. और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें केवल इन्हीं तक या इन्हीं लोगों तक लिमिटेड कर दिया जाए। So all of us do have ideas about our own everyday life and also about others' life. हम सबके पास अपना खुद का कॉमन सेंस, खुद से हम सोचते हैं सोसाइटी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, what to do, what to not, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, है ना, what is moral, what is not. So these are everyday notions, are common sense in terms of which we live our life. तो हम अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे बहुत सारे सोशल कस्टम से अवेयर हैं, रिलीजियस कल्चर से हम अवेयर हैं, और उसके थ्रू हम अपने लाइफ को फॉलो करते हैं। However, the observation and idea that sociology as a discipline makes about society is different from both that philosophical reflection and common sense. लेकिन जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखते हैं, so that is very much different from the common sense and from theological or philosophical perspective. जब हम किसी सोसाइटी को फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या फिर कॉमन सेंस से देखते हैं, so that is very much different from the सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो फिलोसफिकल और कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकर्स आर ऑफन, जैसे जो फिलोसफर्स होते हैं, जो रिलीजियस थिंकर्स होते हैं, वो सोसाइटी को देखते हैं कि क्या मोरल है, क्या इमोरल है ह्यूमन बिहेवियर में, क्या डिजायरेबल वे है लिविंग का, किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, है ना, व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो, है ना, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गुड सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी कैसी होती है। तो इस तरह की चीज़ें की बात होती है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से और रिलीजियस थिंकर के पर्सपेक्टिव से। बट व्हाट अबाउट सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इस तरीके से सोसाइटी को नहीं देखती। सोशियोलॉजी टू कंसर्न्स इटसेल्फ विद नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ऐसा नहीं कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज का कोई महत्व नहीं है, सोशियोलॉजी इस चीज़ को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, बट इट्स फोकस इज नॉट ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज एज दे थॉट टू बी एज गोल्स दैट पीपल शुड परस्यू। लेकिन इनका जो कंसर्न होता है वो नॉर्म्स एंड वैल्यू पे नहीं होता है। इट्स कंसर्न इज द वे दे फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटीज। इनका मेन फंक्शन है, मेन चीज है कि सोसाइटी में चीजें हो कैसे रही, किस तरह से सोसाइटी फंक्शन कर रही है। दे वांटेड टू इंश्योर अ रियल एग्जैक्ट कि कैसी चीजें बदल रही हैं, व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। तो हम सोसाइटी को इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं अगर एक सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें। In chapter 3 you will see how sociology of religion is different from theological study. Chapter 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से सोशियोलॉजी रिलीजन को देखता है और किस तरह से थियोलॉजी रिलीजन को देखता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। When sociology study the religion, वो क्या पर्सपेक्टिव को रखता है, और जब थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं, जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, वो जब रिलीजन को पढ़ते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे पुट इन, क्या चीज़ें वो रखते हैं सामने। तो दोनों के पर्सपेक्टिव में क्या चेंजेस हैं इसको हम देखते हैं। चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी किस तरह से रिलीजन को देखते हैं और थियोलॉजिकल स्टडी किस तरह से रिलीजियस चीज़ों को देखते हैं। Empirical study of society is an important part of what sociologists do. और जो पुरानी स्टडी है सोसाइटी को लेके उसको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट सोशियोलॉजिस्ट डू। सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं इसको समझने के लिए हमें एम्पिरिकल स्टडी को करना जरूरी है। दिस इज हाउ नेवर डज नॉट मीन दैट सोशियोलॉजी इज नॉट कंसर्न विद द वैल्यूज। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वैल्यू को नहीं ध्यान में रखते या दे रियली डोंट केयर अबाउट द वैल्यूज। इट ओनली मीन्स दैट व्हेन अ सोशियोलॉजिस्ट स्टडी अ सोसाइटी, द सोशियोलॉजिस्ट
द सोशियोलॉजिस्ट इज विलिंग टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट फाइंडिंग्स even if they are not to like even if they are not to her or his personal liking। इसका केवल इतना मतलब है कि जब सोशियोलॉजिस्ट किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो इट डजेंट मैटर कि वो उन्हें पसंद है नहीं पसंद है, वो उसे उस चीज़ को उस रिलीजन या उस पर्सपेक्टिव में उस कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, लेकिन वो उस चीज़ को उसी तरीके से रखते हैं जैसा कि वो है। वो अपना पर्सनल प्रिजुडाइज तो सामने नहीं रखते। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है और इसलिए सोशियोलॉजिस्ट जो है हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। पीटर बर्गर ने इसको बहुत ही बेटर तरीके से समझाया है कि कैसे सोशियोलॉजिस्ट चीज़ों को समझते हैं। तो मेक्स एन अनयूजुअल बट इफेक्टिव कंपैरिजन टू मेक द पॉइंट। इन्होंने किस तरह समझाया, देखिए, इन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट इट इज़ एडवांटेज ऑफ टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन यूज बाय इंटेलिजेंस ऑर्गन्स ऑफ द अपोजिंग साइड। किसी भी मिलिट्री या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अगर होता है, कोई लड़ाई होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास ये आइडिया हो कि अगला जो एनिमी कंट्री है या जो एनिमी है वो आपका किस तरह से प्लानिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है। अगर उसके बारे में आपको एक आइडिया लग जाए, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए स्पाई से, तो आप बेटर प्लानिंग करके उसको हरा सकते हैं। तो जैसे कि अभी देखो इजराइल में और ये जो गाजा पट्टी जो कि वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमास और इजराइल कंट्री के बीच में, तो हमास वहाँ की जो गाजा की जो गवर्नमेंट है उसको की मिलिट्री वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया है यूएसए ने और ईयू ने। वो इसको एक गवर्नमेंट नहीं मानते, वो उसको मानते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप है। तो इजराइल के पास देखिए इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो उस पर काम कर रही हैं। तो देखिए वो वेपन्स वहीं गिरा रहे हैं जहाँ पे उनको आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो उन सारे बिल्डिंग को चुन चुन कर वो जो है बम्बिंग कर रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं कि एक साइड से बम कहीं पे भी गिरा दे, नहीं, वो सिलेक्टेड एरियाज में ही बम गिरा रहे हैं। तो उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट है। वहीं पे हमास जो है उसको आइडिया नहीं है ज़्यादा, उसके पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है जो काम करे, तो वो कहीं पे भी रॉकेट फेंक रहे हैं जस्ट टू टेरराइज। तो अब इन दोनों के पास में, जैसे इजराइल के पास एक बेटर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इसके लिए काम कर रही है, जबकि वहीं पे दूसरे के लिए जैसे जो हमास है उसके पास इतना एफर्ट नहीं है। तो इस तरह से देखिए आप इजराइल बेटर वॉरफेयर कर पाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा इनपुट है, जैसे इंडिया के पास अपना खुद का इंटेलिजेंस एजेंसी है और पाकिस्तान के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी, हर एक कंट्री की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। हमारे पास है रा है, पाकिस्तान के बाद ऐसा ISI है। तो इस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू आप किसी भी वार को अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी के थ्रू लड़ सकते हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई पॉलिटिकल अगर आपका कन्फ्लिक्ट है, जैसे आप कहीं पे चुनाव लड़ रहे हो, जैसे बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ, तो बीजेपी और वहाँ की जो पार्टी थी TMC के बीच में बहुत ही टक्कर थी। तो जो बेटर स्ट्रेटजी बना पाया, जो बेटर मैनिपुलेट कर पाया वोटर्स को, वो जीत जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कैसा इनपुट है और आपने उसको किस तरह से यूज किया। तो चाहे वो पॉलिटिकल बैटल हो, चाहे वो मिलिट्री बैटल हो, दोनों में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है और वो अलग अलग तरीके से अगर आपके पास आती है तो उसको आप यूज करके अपने आप को चाहे वो इलेक्शन है उसमें विन करा सकते हो या वार है तो उसमें विन करा सकते हो। तो यहाँ पे जो पीटर है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी मिलिट्री या पॉलिटिकल बैटल है तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि आप अपने अपोजिशन साइड के उसकी कमजोरी या उसके बारे में कुछ इनपुट गैदर कर सके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उसमें हेल्प कौन करता है? स्पाई। अब अगर स्पाई जो है वो अपना दिमाग लगा के आपके पास इंफॉर्मेशन
भेजे, अपने प्रीजुडाइज के बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके आप तक भेजे। इससे क्या होगा, जो एनिमी है अगर वो उसको कैप्चर कर लेता है स्पाई को, तो उसे भी जो इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी वो यूजलेस होगी। और अगर आपको भी जो इन्फॉर्मेशन स्पाई दे रहा है, सिंस उसने अपना प्रीजुडाइज उसमें यूज कर लिया, वो इन्फॉर्मेशन को वैसे ही नहीं दे रहा जैसा कि उसको मिल रहा है, वो उसमें अपने थॉट, अपने आइडियाज़ को मिक्स करके आप तक पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन अब आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो रॉ नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रॉ नहीं, उसमें प्रीजुडाइज मिक्सअप हो गया है। और उससे जो आपने जो अपना आउटपुट, जो अपना आप स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, दैट विल नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। इस तरह से इन्होंने बताया कि जैसे स्पाई को इम्पार्शियल होकर इन्फॉर्मेशन को देना होता है, जिससे कि वो जिस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं उसको हेल्प कर सके, सेम उसी प्रकार से एक सोशियोलॉजिस्ट भी सोसाइटी की स्टडी जब करता है, इट डजेंट मैटर विच कंट्री और विच कास्ट, विच रिलीजन ही बिलोंग, ही या सी बिलोंग, तो वो अपने रिलीजन, अपने कास्ट चीज़ों को लेके न्यूट्रल होके चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट द सोशियोलॉजिस्ट डू व्हेन दे स्टडी द सोसाइटी। So does this mean that the sociologist has no social responsibility to ask about the goals of his or her study, or to work or the work to which the sociologist findings will be applied? ऐसा नहीं है। क्या इसका बिल्कुल ये मतलब, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर देयर गोल्स, है ना, व्हाई दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट थिंग्स एंड व्हाई हाउ आर दे गोइंग टू अप्लाई। उनकी भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एक बायोलॉजिस्ट होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो किस तरह से उस नॉलेज का यूज करके लोगों को बचा सकते हैं या किसी को मार सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो सोसाइटी की चीज़ों को, उसकी जो सोसाइटी में जो इल प्रैक्टिसेस हैं उसको समझ के उसके रूट काजेज में जाके उसको खत्म किया जा सकता है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी हैज फ्रॉम इट्स बिगिनिंग अंडरस्टूड इटसेल्फ एज ए साइंस। सोशियोलॉजी की जो शुरुआत होती है एज ए साइंस स्टार्ट होता है। अनलाइक कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन और थियोलॉजिकल कमेंट्रीज, तो सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस के बेसिस पे जैसे हम चीज़ों को समझते हैं वो नहीं है, ना ही ये कोई थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देता है, ना ही कोई फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव देता है। सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम सोसाइटी को अंडरस्टूड करने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स दैट द स्टेटमेंट दैट द सोशियोलॉजिस्ट अराइव्ड एट मस्ट बी अराइव्ड एट थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन रूल्स, evidence that allow other to check or to repeat to develop his or her finding further। मतलब अगर सोशियोलॉजिस्ट कोई चीज़ बता रहे हैं, सपोज वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो कंक्लूजन पे ऐसे नहीं कि उन्होंने सोचा और बोल दिया कि नहीं ये चीज़ इसलिए हो रही है। वाट एवर द कंक्लूजन दे विल कम टू, जिस भी कंक्लूजन पे वो पहुंचेंगे उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन्स होगी। और अगर आपको चेक करना है कि ये इनका कंक्लूजन सही है या नहीं, तो आप खुद से भी उन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हो जो उन्होंने फॉलो किया, and you will get to the same result as they are claiming। तो आपको भी आप भी वही रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका जो तरीका होता है वो बहुत ही साइंटिफिक होता है, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं और तब किसी कंक्लूजन पे आते हैं। तो देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिबेट विद इन सोशियोलॉजी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड ह्यूमन साइंस। तो इस पर लगातार डिबेट होता है सोशियोलॉजी में कि नेचुरल साइंस एंड ह्यूमन साइंस में क्या डिफरेंस है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। सो वी नीड नॉट इंटर दिस हियर, हम इस पे अभी बात नहीं करेंगे इन सब चीज़ों पे। बट व्हाट इज रेलेवेंट हियर इज दैट सोशियोलॉजी इन इट्स ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स दैट कैन बी चेक्ड अपॉन बाय अदर्स। यहाँ पे केवल हम इतना समझ रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट, वी हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उस रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप उसको चेक भी कर सकते हो। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि कैसे सोशियोलॉजिकल जो अप्रोच है और जो कॉमन सेंस अप्रोच है वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज, कि कैसे हम सोसाइटी को जब हम कॉमन सेंस से देखते हैं और जब हम एज ए सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को देखते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी।
So let us see how sociological perspective is different from the common sense knowledge. Common sense knowledge क्या है? Common sense explanation are generally based on what may be called naturalistic or individualistic explanation. इसको हम naturalistic या individualistic explanation बोलते हैं. जनरली हम जो चीज़ें देख रहे हैं और जिस तरह से हमारी परसेप्शन है उस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. A naturalistic explanation for behavior rests on the assumption that one can really identify natural reasons for behavior. तो कोई चीज़ जैसे आप जनरली देखते हो और उसके पीछे एक नेचुरल आपके लॉजिक डेवलप हो जाता है कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, उस बेसिस पे अगर आप कोई कंक्लूजन निकालते हो दैट इज अ नेचुरल और कॉमन सेंस नॉलेज. लेकिन सोशियोलॉजी इससे डिफरेंट है. सोशियोलॉजी जब सोसाइटी को देखता है तो वो उसका अप्रोच अलग है. Sociology thus breaks away from both common sense observation and ideas as well as from philosophical thought. Sociological जो approach है वो philosophical approach और common sense दोनों से अलग है. It does not always or even generally lead to spectacular results, but meaningful and unsuspected connection can be reached only by sifting through masses of connection. लेकिन इससे हमेशा आपको एक spectacular results मिल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन हम इससे एक कनेक्शन ढूंढने में कहीं ना कहीं ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है. एंड ग्रेट एडवांसेस इन सोशियोलॉजिकल नॉलेज हैव बीन मेड जनरली इंक्रीमेंटली एंड ओनली रेयरली बाय ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू. कुछ स्टडी के थ्रू हमने कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश की है. जैसे सोशियोलॉजी हैज अ बॉडी ऑफ कंसेप्ट, मेथड्स एंड डेटा नो मैटर हाउ लूजली कोऑर्डिनेटेड. जब भी आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे यू विल हैव सम कंसेप्ट, सम मेथड्स, सम डेटा. इट डजंट मैटर कि कितना वो कनेक्टेड है, कितना क्लोज कनेक्टेड है, या आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फार अवे हैं उनको हम ज़्यादा दूर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. डजंट मैटर कि हाउ लूजली दे आर कनेक्टेड, बट इट हैज़ सम कंसेप्ट, सम डेटा, सम मेथड. Whereas in common sense हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती. This cannot be substituted by common sense. Common sense में हमें डेटा, मेथड, कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. So common sense is unreflective since it does not question its own origin. Common sense से जब आप किसी चीज़ को समझते हो तो you really don't care कि आपका जो व्यू है वो क्यों है. Why do I hold this view? लेकिन जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है उसमें अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई व्यू है, तो उस पर आप क्वेश्चन करते हो कि वाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस, वाई यू कम टू दिस कंक्लूजन. तो यू ट्राई टू फाइंड द सर्टेन रीजन, मेथड्स एंड सर्टेन डेटा टू सपोर्ट योर व्यू. तो जो भी आपका व्यू है उसको आप सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटा, कुछ कंसेप्ट की हेल्प लेते हैं. जबकि कॉमन सेंस में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती. वी रियली डोंट केयर. जो हम चीज़ों को समझते हैं अपने कॉमन पर्सपेक्टिव से, दैट व्हाट वी बिलीव, एंड दैट इज हाउ द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड द कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव इज different to each other. So both the systematic and questioning approach of sociology is derived from broader tradition of scientific investigation. तो जो सोशियोलॉजी है वो एक प्रकार का साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम एक मेथड, एक अप्रोच, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी चीज़ को समझने से पहले. अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जैसे पॉवर्टी है, गरीबी. अगर आप इसको कॉमन सेंस तरीके से समझोगे कि गरीबी क्या है, अगर कॉमनली आप सोचोगे तो कॉमन पीपल कैसे देखेंगे पॉवर्टी को. पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क. कॉमन सेंस से लोग कैसे सोचते हैं कि जैसे लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, या कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिली, उनकी फैमिली ठीक नहीं इसलिए वो गरीब है, या फिर अनएबल टू बजट प्रॉपरली, वो अपना बजट ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनके पास कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर, इसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वाई दे आर पुअर. या फिर सफ़र फ्रॉम लो इंटेलिजेंस एंड सेल्फलेसनेस, उन लोगों के पास दिमाग की कमी है, दैट इज वाई दे आर पुअर. ये कॉमन सेंस का तरीका है. मतलब जब हम कॉमन सेंस तरीके से समझते हैं किसी चीज़ को कि कोई व्यक्ति गरीब, जैसे पॉवर्टी है तो कोई गरीब क्यों है, हम कहते हैं वो काम नहीं करना चाहते, उनकी फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, उनका बजट वो अब ठीक से अपने फैमिली के इनकम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके पास दिमाग की कमी है. लेकिन जब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम पॉवर्टी को देखेंगे
तो इट हैज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होगा पॉवर्टी को? तो पॉवर्टी इज काज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन क्लास सोसाइटी एंड इज एक्सपीरियंस्ड बाय दोज हू सफर फ्रॉम क्रोनिक irregularity ऑफ वर्क एंड लो वेजेस। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम गए तो हमने देखा कि इस क्लास इनइक्वालिटी के कारण पॉवर्टी है, गरीबी के पीछे है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, किसी को इनकम ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, सेम वर्क सेम पे नहीं है ना। और जो काम मिलते हैं वो भी रेगुलर नहीं है, एक महीने काम मिले अगले 2 महीने उनको कोई काम नहीं मिला, उनकी वेजेस भी कम है, इरेगुलर वर्क है, दैट इज़ वाई दे आर पुअर। लेकिन नेचुरल तरीके से जब हमने देखा कॉमन सेंस से तो दूसरा पर्सपेक्टिव था। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब हमने पॉवर्टी को देखा तो हमारा दूसरा अप्रोच निकला। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव अबाउट द सोसाइटी एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अबाउट द सोसाइटी। अब एक आइडिया है अनसस्पेक्टेड कनेक्शन। एक ये स्टोरी है, कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में जो लोग सोचे नहीं थे बट ये हुआ। तो in many societies including in many parts of India the line of descent and inheritance passes from father to son। हम सबको मालूम है कि इंडिया में जो प्रॉपर्टी होती है वो फादर से फिर बेटे को जाती है, उसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं होता। विमेन का अब तो हो गया है नए सिस्टम में, लेकिन इससे पहले जो प्रॉपर्टी होती थी वो केवल फादर के नाम से होती थी, फादर के बाद वो सीधा सन को ट्रांसफर की जाती थी, उसमें विमेन का कोई रोल नहीं होता था। तो चाहे वो मदर हो चाहे वो सिस्टर हो, उनके नाम से कभी प्रॉपर्टी नहीं होती। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं पैट्रीलिनियल, जिसमें फादर टू सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कारगिल जब वार हुआ था, कारगिल लड़ाई जब हुई थी, उसके बाद जो कारगिल लड़ाई में जो सोल्जर्स मारे गए थे, तो उन्होंने कहा कि सिंस हमारी सोसाइटी वो पैट्रीलिनियन है और जो विडो होती है सोल्जर्स की उनको कोई फायदा नहीं होता, उनको पैसे नहीं मिल पाते, तो इस बार जो पैसे होंगे, जो भी बेनिफिट होंगे, वो सारे बेनिफिट हम विडो को देंगे, जो सोल्जर्स की पत्नी होंगी उनको। अब ये गवर्नमेंट ने जैसे ही डिक्लेयर किया, कुछ अनएंटिसिपेटेड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, कुछ ऐसी चीजें मिली जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। जैसे इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे फोर्स्ड मैरिजेस होने लगे। जो विडो थी, जो सोल्जर्स की पत्नी थी, तो उनको अब चूंकि वो पूरा बेनिफिट मिलने वाला था, तो उनके ससुराल वालों ने क्या किया कि उसके भाई, जो हस्बैंड जो सोल्जर था, उसके भाई से उसकी शादी करा दी, जिससे कि प्रॉपर्टी उन्हीं के घर में रहे। और कुछ केस में जो भाई था, जो उनके हस्बैंड के जो ब्रदर थे, वो इतने छोटे थे, मतलब 10 साल 8 साल इतनी छोटी उम्र थी, और जो महिलाएं होती थी वो काफ़ी एज थी उनकी 25 साल 30 साल, उनसे भी शादी करा दिए, जिससे कि प्रॉपर्टी जो है उनके घर में ही रहे। तो दिस वाज जस्ट डन टू इंश्योर दैट कंपनसेशन रिमेन्ड इन द डिजीज मैन्स फैमिली। और ये इसलिए किया गया जिससे कि जो भी पैसे मिले, जो बेनिफिट मिले, वो उनके ससुराल वालों के घर में ही रहे। ये कुछ अनइंटेंडेड अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस देखने को मिले थे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। In the next video, we will going to continue the intellectual ideas that went into making of sociology. So, thank you for watching.